गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से आपकी क्लास बंद हो चुकी है, इसलिए आपकी पढ़ाई ना रुके, इस वजह से हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका फर्स्ट पेपर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो आपको पहले ही सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आज न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम सबसे पहले पहली यूनिट लेके चलते हैं जिसका नाम है नाभिकीय गुण। अब टॉपिक डाल लेते हैं हम यहाँ पे, नाभिकीय गुण। इससे पहले हम लोग ये स्टार्ट करें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि नाभिक क्या होता है। नाभिक, इसके बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया कि नाभिक गोलाकार होता है। गोलाकार होता है और इसमें होते क्या हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन जो कि प्लस में होता है, जिसी की वजह से नाभिक धनावेशित होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड परमाणु क्रमांक से। तो किसी भी एटम का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे हम और उतने ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। दोनों इक्वल होते हैं। और जैसे हम लोग करते हैं क्या, जैसे प्रोटॉन है तो जैसे प्रोटॉन तो दे रखा होता है, न्यूट्रॉन निकालना होता है तो क्या करते हैं? न्यूट्रॉन के लिए इसमें से ये कर देते हैं। आ गया समझ में? अब ये तो थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब करते हैं अपन स्टार्ट यूनिट। नाभिक। अब नाभिक होता क्या है वो लिखते हैं हम लोग। परमाणु में वह छोटे से परमाणु के अंदर वह छोटे से छोटा भाग, परमाणु के अंदर वह छोटे से छोटा केंद्रित होता है। तो ये हम लोगों ने नाभिक के बारे में जान लिया कि नाभिक क्या होता है? वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उसका संपूर्ण परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है? केंद्रित होता है। और वो कैसा होता है? ये धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है? हमेशा धनावेशित होता है, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। और प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। तो इसी की वजह से नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। अब देखते हैं नाभिक कैसा होता है। स्थायी नाभिक ऐसे नीचे भी लिख दूं, नीचे। स्थायी नाभिक। अब नाभिक कैसे होता है? जैसे स्थायी नाभिक, स्थायी नाभिक क्या होते हैं? ऐसे गुण लंबे समय तक परिवर्तित नहीं होते हैं, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। इनके गुण लंबे समय तक परिवर्तित नहीं होते हैं, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। इनके गुण लंबे समय तक परिवर्तित नहीं होते हैं। और दूसरा आता है रेडियो एक्टिव नाभिक। दूसरा टॉपिक है हमारा इसी में, रेडियो एक्टिव नाभिक। ये क्या होते हैं? ऐसे नाभिक जो स्वतः ही विघटित हो जाते हैं, ऐसे नाभिक जो स्वतः ही विघटित हो जाते हैं, अन्य नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे नाभिक
ऐसे नाभिक जो स्वतः ही विघटित हो जाते हैं और अन्य नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमने नाभिक के बारे में देख लिया कि नाभिक क्या है और कैसा होता है और कितने प्रकार के होते हैं और क्या है, कितने नाभिक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो क्या हो गया कि स्थायी नाभिक आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, रेडियो एक्टिव नाभिक। अब यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया होगा तो मिटा देता हूँ। अब आगे चलते हैं। परमाणु पर आवेश कितना होता है। तो जैसे ये परमाणु है, ये नाभिक है, तो नाभिक तो धनावेशी तो होता है, लेकिन इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जिससे क्या होता है कि जैसे एक का ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें मान लिया जैसे कितने मानते हैं अपन, जेड, टोटल कितने हो गए जेड। तो नाभिक पर टोटल आवेश कितना हो गया जेड ई, जेड मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻6 कूलम। टोटल कितना हो गया नाभिक पर आवेश, जेड ई आवेश। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, अब लेते हैं नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या का आकलन सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड ने कैसे किया था आप सब लोगों को पता है। उसने एक सोने की पन्नी ली थी जिसपे उसने अल्फा कणों की बौछार की थी। उसके आधार पर इसने क्या बताया था नाभिक की त्रिज्या के बारे में। तो अब आप इसकी लिखिए, मतलब उस प्रयोग के नाभिक का आकार। तो उस प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक का आकार, फर्मी नाभिक का आकार, नाभिक का आकार फर्मी यानी कि 10⁻⁻ मीटर कोटि का होता है। ये बताया रदरफोर्ड ने हमें। और नाभिक की त्रिज्या परमाणु भार पर निर्भर करती है। जो नाभिक की त्रिज्या होती है ना वो परमाणु भार पे। तो आप लोगों को बताया था भी परमाणु भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, और त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो कहते हैं कि जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु की त्रिज्या किस पर निर्भर करती है, परमाणु भार पर निर्भर करती है। परमाणु की त्रिज्या, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आप लोगों को दिखेगा नहीं। परमाणु की त्रिज्या किस पर निर्भर करती है, ए पर निर्भर करती है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है बीएससी फाइनल ईयर की क्लास है, तो 2 क्लासों में आप लोगों को ये पता ही होगा, ये पढ़ ही लिया होगा कि ये किसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल A⁻⁴। और जब आप लोगों को पता है कि ये प्रोपोर्शनल आता है तो कोई कांस्टेंट आता है, और कुछ कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है। तो ये किसके बराबर होता है, इसके, जहाँ R0 क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स की एक निश्चित वैल्यू होती है, निश्चित है मतलब कि फिक्स है। तो कितनी है 1.5 × 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ तक तो अब हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसके आगे चलते हैं, रदरफोर्ड के बारे में अब देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, क्यों ज़रूरत पड़ी भाई रदरफोर्ड को आने की। अब इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अब रदरफोर्ड आ गया। रदरफोर्ड प्रकीर्णन,
या अल्फा कण प्रकीर्णन जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें क्या किया रदरफोर्ड ने हेडिंग कर लिया। इसमें क्या किया रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में अध्ययन करने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन किया, जिसमें उसने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली, कुछ भी मान लो, और उसमें से क्या किया, ऐसे अल्फा कणों की बौछार की गई। तो उनमें से क्या हुआ कि कुछ कण तो क्या हुए कि सीधे चले गए यूं, कुछ क्या हुए ऐसे ऐसे हो गए, मतलब कि प्रतिकर्षित हो गए, और कुछ क्या हुआ कि अपने ही पथ पे वापस लौट गए। अपने ही पथ पे वापस लौट गए तो इसका मतलब है कि कुछ तो है बीच में जिसकी वजह से टकराकर वो लोग वापस आ गए, और कुछ यहाँ पे भी है जिसकी वजह से ये हो गए, और यहाँ पे कुछ ही नहीं है जिस वजह से इनका रास्ता क्या हुआ, खुला हो गया। तो अब लिखते हैं हम आगे उसके बारे में रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन मॉडल का अध्ययन करने के लिए रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग का अध्ययन करने के लिए अल्फा कणों का उपयोग किया जाता है। कौन से कणों का, अल्फा कणों का उपयोग, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, अल्फा कणों का उपयोग किया जाता है। और इस प्रयोग में क्या हुआ, अल्फा कणों का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है इस प्रयोग में, सोने की पन्नी पर अल्फा कण पुंज आपतित किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें सोने की पन्नी पर, सोना आप सब लोग जानते ही हैं, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का पुंज मतलब बहुत सारे अल्फा कणों का पुंज क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है। आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है। फिर प्रकीर्णन कणों की संख्या ज्ञात की जाती है। इस प्रयोग के आधार पर निम्न तथ्य सामने है। फिर क्या होता है, अल्फा कणों की संख्या ज्ञात की जाती है। अल्फा कणों की संख्या ज्ञात की जाती है, और इस प्रयोग के आधार पर निम्न तथ्य दिए। इस प्रयोग के आधार पर निम्न तथ्य दिए। क्या है कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक है, बस खुले खुले लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे सही से। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिया, अब आगे लिखते हैं। यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसने एक डायग्राम भी बनाया, तो चलो अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये हेडिंग हटा देते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं डायग्राम। ये दिया उसने परमाणु, थोड़ा सा गोल कर लो इसको, ये लो परमाणु। ये परमाणु का क्या हुआ, नाभिक। क्या हुआ, नाभिक। अब यहां से क्या किया उसने, अल्फा कणों की बौछार की। ये आ गए भाई, अल्फा कण आ गए।
ये क्या है, अल्फा कण। अल्फा को थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये लो अल्फा। अब क्या हुआ कि कुछ कण तो सीधे ही चले गए, बिना रुके टुके घूमे फिरे, बिना सीधे के सीधे ही जैसे आए वैसे ही चले गए। लेकिन कुछ क्या हुए, ऐसे आए और यूं चले गए, यूं आए, जैसे यूं आए 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 और यूं चले गए। और कुछ क्या हुए, जिस तरफ से आए थे वो उसी तरफ चल दिए भाई, यूं लौट लिए। और कुछ यहाँ से ये गए। ये नाभिक। तो आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ। बना लिया डायग्राम। अब हम लिखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पहला लिखते हैं हम यूं। पहला टॉपिक लिखते हैं, तो पहले में क्या लिखा, अधिकांश अल्फा कण। अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण बिना रुके। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, बिना विचलित हुए। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए क्या होते हैं, सोने की पन्नी को पार कर गए। सोने की पन्नी को क्या कर गए, सोने की पन्नी को पार कर गए। क्या कर गए, सोने की पन्नी को पार कर गए। अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, तो इससे क्या पता लगता है कि परमाणु का अधिकांश भाग, इससे क्या पता लगता है, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला। कैसा होता है, खोखला होता है। खोखला होता है। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकला इसके बारे में वो भी देखते हैं। तो पहला तो क्या निकला कि अल्फा कण क्या हुए, जो अपन ने पन्नी ली थी ना सोने की, उसके आर पार बिना विचलित हुए, जैसे यूं आए और यूं की यूं ही निकल गए। ये जो अपना वो था ही सोने की पन्नी, परमाणु ऐसे आए और ऐसे के ऐसे ही निकल लिए, ना तो इधर गए ना इधर विचलित हुए और ना ही वापस प्रकीर्णित हुए। तो इससे क्या पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और दूसरा क्या होता है, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण बिना विचलित हुए। कैसे, कुछ अल्फा कण न्यून कोणों के साथ। कैसे, कुछ अल्फा कण न्यून कोणों के साथ क्या हो गए, न्यून कोणों के साथ भाई क्या हो गए, विचलित हो गए। न्यून कोणों के साथ और कुछ अधिक कोणों के साथ विचलित हो गए। कुछ न्यून कोणों के साथ, कोणों के साथ और कुछ थोड़ा बड़ा ही लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं तुम लोगों को। और कुछ अधिक कोणों के साथ क्या हो गए, कोणों के साथ, अधिक कोणों के साथ विचलित हो गए। अधिक कोणों के साथ विचलित हो गए। विचलित हो गए तो हो गए भाई, अब क्या कर सकते हैं उन लोगों का। अर्थात परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
तो अब क्या कहेंगे कि परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र के ऊपर, जो परमाणु का केंद्र होता है, इससे क्या पता चलता है कि परमाणु के केंद्र के आसपास या परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर, परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण धनावेश क्या होता है, केंद्रित होता है या फिर संपूर्ण धनावेश, और द्रव्यमान केंद्रित होता है, संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिसे हम नाभिक, जिसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं उसको, जिसे हम नाभिक कहते हैं। कह दिया, क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और क्या पता चलता है, एल्फा कण का प्रकीर्णन क्यों होता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि वो, ये तो सीधे चले गए कि वो खाली था, लेकिन जो लोग ऊपर की तरफ विचलित हुए, कुछ लोग नीचे की तरफ विचलित हुए, वो क्यों हुए, क्योंकि एल्फा कण का प्रकीर्णन किसके होता है, ना एल्फा कण और नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण, कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। चलो लिखते हैं कि एल्फा कणों का प्रकीर्णन क्यों होता है। एल्फा कणों का प्रकीर्णन, एल्फा कणों का प्रकीर्णन, एल्फा कण एल्फा कणों का प्रकीर्णन, एल्फा कण व नाभिक के मध्य लगने वाले, एल्फा कण व नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम फोर्स, किसके, कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण, लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण, बल के कारण होता है। तो पता चल गया एल्फा कणों का प्रकीर्णन, जो ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं वो क्या होते हैं। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि अब कूलाम फोर्स आ गया, तो ये भी निकलेगा कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स कब लगता है, जब दो चार्ज हो, फिर उनके बीच में दूरी हो, तब क्या करते हैं अपन, कूलाम फोर्स लगाते हैं। तो F इक्वल टू K, Q1 Q2 और दूरी प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। अब ये भी देखेंगे Q1 क्या है। अब एल्फा कणों का आवेश कितना होता है, 2E। कितना होता है, 2E। और नाभिक का आवेश, जैसे मान लिया Q1, एल्फा कण मान लिया Q, तो इसका आवेश कितना है अपने पास, 2E। एल्फा कणों का होता है, ये हमेशा याद रखना। और Q2 मान लिया अपन ने नाभिक का। तो स्टार्टिंग में जैसे ही स्टार्ट किया था, मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें बताया था नाभिक का टोटल आवेश कितना होता है, ZE। मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो आप ऐसा करो, ये उतार लो, तब तक फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ से साफ करते हुए। कूलाम फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो Q1 आ गया था अपने पास 2E।
और Q2 आई गया था ZE, और इन दोनों के बीच में दूरी वही है R। तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है K Q1 2E और Q2 ZE, और इनकी दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। हो गया, ये याद रखना। तो अल्फा कोणों का प्रकीर्णन क्या होता है? कूलम्ब प्रतिकर्षण बल के कारण। अब आगे वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग, इसको तो हटाते हैं और लिखते हैं। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं कि वो नाभिक के आर पार निकल गए, आर पार का मतलब बिना विचलित हुए चल दिए, और कुछ क्या हुआ कि विचलित हो गए। तो इन दोनों के बारे में तो अपन ने देख लिया कि पहले के बारे में अपन ने क्या कहा कि नाभिक का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, और दूसरे के बारे में क्या कहा कि उसके अंदर कूलम्ब प्रतिकर्षण बल लगता है कि इनके बीच में नाभिक अल्फा कण और नाभिक के मध्य, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं प्रतिकर्षण हो जाते हैं। लेकिन तीसरे क्या होते हैं, कुछ कण वापस भी जो तो आ जाते हैं, तो उनमें से क्या होते हैं, तो इनके बारे में लिखो। कुछ कण जैसे नाम दे देते हैं कि 1000 मान लेते हैं, 1000 कणों में से 1000 अल्फा कणों में से कुछ कण क्या होते हैं, अल्फा कणों में से एक कण अपने पथ को दोहराते हुए वापस आ जाता है, में से कुछ, या मान लेते हैं एक कण, मान ले एक कण अपने पथ को दोहराता हुआ, पथ को दोहराता हुआ वापस लौट जाता है, हुआ वापस आ जाता है। क्या होता है, वापस आ जाता है। अब वापस आ जाता है तो भाई वापस क्यों आ गया, कुछ तो दिक्कत हुई होगी उसको रास्ते में कि वापस आ गया। तो अल्फा कण व नाभिक दोनों का आकार लगभग बराबर होता है, फिर भी अल्फा कण वापस आ जाता है क्योंकि नाभिक भारी व स्थिर होता है, वापस आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें परमाणु के मध्य में क्या होता है, केंद्र, जिससे टकराकर अल्फा कण वापस आ जाते हैं। अब ये होंगे कि परमाणु का आकार और नाभिक का आकार और अल्फा कणों का आकार दोनों का आकार लगभग बराबर होता है, फिर भी अल्फा कण वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि नाभिक भाई क्या होता है, भारी होता है और स्थिर होता है। तो लिख लेते हैं, लिखते हैं कि अल्फा कण व नाभिक, अल्फा कण व नाभिक, नाभिक अल्फा कण व नाभिक दोनों का आकार, अल्फा कण व नाभिक दोनों का आकार कैसा होता है, लगभग बराबर होता है। दोनों का आकार लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेट, इक्वल, लगभग बराबर होता है। फिर भी अल्फा कण, फिर भी अल्फा कण वापस आ जाता है, फिर भी अल्फा कण वापस आ जाता है, क्योंकि नाभिक का आकार कैसा होता है, नाभिक भारी होता है और स्थिर होता है। थोड़ा बड़ा ही लिख देता हूं, आ जाता है क्योंकि नाभिक भारी व स्थिर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ समझने का था ही नहीं, जो था समझाने का वो समझा दिया आप लोगों को। अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, अब करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए अपना, प्रकीर्णन कोण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण फाई तथा संगत प्राचल बी में संबंध तथा
संघट प्राचल बी में रिलेशन यानी संबंध, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो देखते हैं, ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोगों ने, जैसे ये नाभिक ले लिया, नाभिक नहीं परमाणु, नाभिक तो क्या होता है, परमाणु के अंदर होता है। ये लो, ये इसका क्या हो गया, नाभिक हो गया, ये वाला हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा का नापकित किया। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाने के लिए उसको ऊपर ले जाता हूँ। जैसे ये लिया अल्फा कण आए और ये यहाँ से विचलित हो गया, ये यहाँ से क्या हुआ, विचलित हो गया। विचलित हो गया तो अब क्या ही करें, थोड़ा साफ दिखेगा नहीं आप लोगों को। मैं ऐसा करता हूँ, इसको अलग ही बना देता हूँ। जैसे ये अल्फा कण आए, मैं नाभिक परमाणु को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये यूं विचलित हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो अब क्या करते हैं अपन, इसको जैसे यहाँ तक लेते हैं। अब शुरुआत में क्या होता है कि आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, गति, वेग, संवेग वगैरह। तो इसका मोमेंटम कितना मानते हैं अपन, P1, और ये कहाँ जा रहा है, P2, और इन दोनों के बीच में ये क्या आ गया, डेल्टा P। डेल्टा क्या आ गया, P। अब सदिश नियम की परिभाषा से क्या होता है कि डेल्टा P किन दोनों के इक्वल होगा, ये P2 माइनस P1 सदिश नियम से। अब ये हो गया तो इसका क्या करें, अब कुछ तो करे ही ना। तो अपन क्या करते हैं, डेल्टा P का अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर मोड। हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्या है, थीटा। अब जब इनका स्क्वायर करेंगे तो सदिश है, तो वो ऐसे तो स्क्वायर होगा नहीं, तो कैसे करते हैं, डेल्टा P का स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, ऐसा खोल लेते हैं, P2 माइनस P1, क्योंकि ये क्या है, सदिश है, P2 माइनस P1 हो गया। अब सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता ही होगा आप लोगों को। जैसे ये A सदिश है डॉट B सदिश है, तो क्या होता है, AB cos थीटा। तो यहाँ भी करते हैं, P2 स्क्वायर, P2 स्क्वायर हो गया। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो cos थीटा आ गया, यहाँ पे आया नहीं। तो ये P2 और P2 कहाँ है, एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ मान रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, P1 P2 स्क्वायर। जैसे अगर नहीं समझ में आओ तो आपको थोड़ा यहाँ समझा दिया जाता है अलग से। P2 डॉट P2 ये था, तो इसका डॉट हटाएंगे, क्या करेंगे, cos थीटा। थीटा अब दोनों सेम है, मतलब एक ही दिशा में है, एक दिशा में है तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये और cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मान तो पता ही आपको कितना हो गया, 1। तो P2 डॉट ये क्रॉस कर रखते हैं इसको, P2 इंटू 1, तो कितना आगे आ जाएगा, P2 स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। तो अब इसको मिटा दिया जाता है, आगे चलते हैं। उसी प्रकार इसको यहाँ से लेते हैं, तो ये आ जाएगा P2 डॉट P1 cos थीटा, और ऐसे ये आ जाएगा P1 P2 cos थीटा, और P1 P2 उसी तरह जैसे P2 हुआ था, P1 और P1 कितना हो जाएगा, P1 स्क्वायर। अब ये लोग उल्टे पुल्टे हैं, तो इनको सीधा कैसे किया जाए, आपको पता ही है सदिश में क्या होता है, सदिश का डॉट प्रोडक्ट।
इक्वल टू बी डॉट ए, ये इन दोनों के बराबर होता है। तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं यहाँ तक, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को साफ दिख जाए। तो क्या हो गया, ये इसको यूं करते हैं, P2 स्क्वायर P1 का स्क्वायर माइनस 2 P1 डॉट P2 कॉस थीटा, किसका स्क्वायर, डेल पी। अब अपन को डेल पी निकालना है, तो डेल पी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो डेल पी इक्वल टू रूट, ये पूरी की पूरी टर्म किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। P2 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कॉस थीटा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, अब आगे कुछ मिल नहीं रहा तो अब क्या ही करते हैं भाई, इन दोनों के या किसी भी एक चीज़ का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो अब संवेग संरक्षण का नियम तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, मोमेंटम ना तो बनाया जा सकता है ना ही ये नष्ट हो सकता है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि पहले का संवेग बराबर होता है किसके, बाद के संवेग के। P1 इक्वल टू किसके होता है, P2, और संवेग क्या होता है, P बराबर mv। समझ गए। तो अब ये कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या ही करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, P1। तो डेल P इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर माइनस 2 P1 कितना हो जाएगा, P1 स्क्वायर और कॉस थीटा। सही है। P1 P2 फिर ये कितना हो गया, P1 स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, कुछ हो रहा है तो देख लो। P1 मतलब 2P1 कितना हुआ, 2P1 का स्क्वायर माइनस 2P1 का स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो गया। अब थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ से साफ करते हैं, ये यहाँ तक उतार लीजिए एक बार, फिर मैं इसको हटा के आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं देखते हैं। डायग्राम हटा देता हूँ मैं, बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे या बना लेंगे। अब देखते हैं आगे कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने, वो तो पूरा ही मिटा दिया। चलो दोबारा से लिखते हैं। ये छोड़ा था यहाँ पे, यूँ छोड़ा था 2P1 स्क्वायर माइनस 2P1 स्क्वायर और कॉस थीटा। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ दिख ही रहा होगा आपको, सेम ये रहा। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये लेंगे 2P1 स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा। हो गया। अब कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, कॉस थीटा। तो वैसे कॉस थीटा के साइन के टर्म में फॉर्मूला कौन सा होता है, कॉस 2 थीटा होता है इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा कब है, जब 2 थीटा है। तो अब इस 2 को हटा दे, थीटा हो गया तो 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब ये कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट करते हैं तो वहाँ क्या मिलता है, डेल पी इक्वल टू 2P1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब ये भी ऐसा कैसे आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब खोल ही देते हैं ये। चलो खोलते हैं तो टू P1 का स्क्वायर, ये 1, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हम लोगों के पास में, इधर लिखता हूँ मैं, डेल पी इक्वल टू क्या बचा, रूट में 2p1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 इसका भी। अब ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2, तो इसको पूरे का रूट हटा देते हैं, तो ये 2p1 साइन थीटा बाई 2, ये किसका मान आ गया अपने पास, डेल पी का। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि अच्छे से बताया मैंने। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो इक्वेशन 2 आ गई। अब आगे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 p है अपने पास, तो p का मान भी रख देते हैं। स्टार्टिंग में अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, p बराबर mv, तो डेल p इक्वल टू 2mv साइन थीटा बाई 2, ये लिख दिया। अब m और v क्या है, m तो क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं भाई आगे, करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक आ गया तो आगे भी करते हैं। चलो यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। हटा देता हूँ ये ऊपर की हेडिंग हटा देता हूँ, अब ये किसी काम की नहीं है, आप लोगों ने डाल ही ली है। अब आगे क्या करते हैं हम, अब आगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें किसमें, फाई में और बी में, फाई और बी इन दोनों में क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करते हैं थोड़ा सा। बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के द्वितीय नियम से, बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था कि F किसके प्रोपोर्शनल होता है, बराबर डेल P अपॉन डेल T। यह था क्या, न्यूटन का सेकंड नियम। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं इसका, चलो ऐसा कर देते हैं, इसके नीचे एक लगा के पक्षांतरण करके dP का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, F D और T। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ से, और P की वैल्यू कहाँ तक है अपने को पता ही है, P1 से P2, और ये है dP। तो क्या हो जाएगा ये, डेल P इक्वल टू इंटीग्रेटेड F dt, यहाँ तक आ गया। डेल P का मान अपने को यहाँ तक मिल गया। तो अब चलो आगे चलते हैं। अब वापस चित्र बनाते हैं, तो यहाँ तक उतारिए, फिर मैं इसको थोड़ा साइड में करके डेरिवेशन करते हैं आगे से। अपन इसको हटा देते हैं, यहाँ तक उतार लिया आप लोगों ने। अब जैसे हम लोगों को पता है कि अल्फा कण यूँ आया, अल्फा कण, और यहाँ से क्या हुआ, ये लो, और केंद्रित हो गया। ये थीटा, ये P1, ये P2, ये दोनों के बीच डेल P। सही है यहाँ तक। अब क्या करता है कि क्यों ये उस तरफ गया, क्योंकि नाभिक के अंदर से इसमें क्या लगा, कूलॉम प्रतिकर्षण फोर्स। पढ़ाई था हमने सेकंड में कि कुछ कण क्या होते हैं, कुछ कण क्या होते हैं बताइए, कुछ कण का प्रकीर्णन क्या होता है, कूलॉम प्रतिकर्षण बल के कारण। तो किस दिशा में लगता है, इस दिशा में, F, इस दिशा में लगता है F। बल किस दिशा में लगता है, इस दिशा में। अब डेल P, अब इसका कंपोनेंट लेंगे तो वो किस दिशा में जाएगा, हम इसको वो करेंगे तो वो इस दिशा में जाएगा।
डेल पी, इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, ये डेल पी। और इन दोनों के बीच में कौन कितना है, फाई, क्या है, फाई। और जब एफ का कंपोनेंट लेंगे डेल पी के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका आएगा एफ कोस थीटा, कितना, एफ कोस थीटा। थीटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा है अपने बीच, फाई, तो फाई एंगल है तो अपने पास क्या आएगा, कोस फाई। ये यहाँ तक आ गया। अब इन दोनों के बीच का भी एंगल देख लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा बाई 2 हो गया यहाँ तक। अब कौन सा बचा, ये यहाँ वाला बचा, तो यहाँ वाला भी देख लें। तो टोटल मैं इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ये भी कितना हो गया, पाई माइनस थीटा बाई 2। अब एंगल एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो टोटल ऐसे सीधी रेखा लेते हैं, तो पूरा सर्किल होता है वो कितना का होता है, 2 पाई का होता है पूरा ऐसे। लेकिन जब इसको जैसे ही हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई। तब ये लेता है अपन यहाँ से कि यह आता है या नहीं, पाई कितना करते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और ये कितना है, प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और ये पूरा थीटा। तो ये और ये मिलकर तो कितना हो गया, पाई 90, और ये मिलकर हो जाएगा थीटा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या अपने पास, पाई। टोटल पूरा कितना हो गया, पाई हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो F इक्वल टू, एफ का कंपोनेंट डेल पी के रेस्पेक्ट में क्या निकाला अपन ने, F इक्वल टू एफ कोस फाई, ये निकाल लिया। अब आप लोगों को पता ही होगा ये रखना कहाँ पे है। अपन ने एक इक्वेशन ली थी डेल पी, क्या थी, डेल पी इक्वल टू एफ डी टी। अब एफ का मान यहाँ रख सकते हैं आप लोग, तो एफ का मान जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे एफ कोस फाई और डी टी। अब जैसे कि यहाँ पे फाई है, यहाँ पे डी टी है, तो इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, डी फाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी फाई, डी फाई से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करो, इस डी फाई को हटा के इसके नीचे ले आओ। अब ये तो ठीक है, अब ये दिक्कत करेगा अपन लोगों को, तो अब इसका भी मान होना चाहिए। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वो भी देखते हैं क्या करते हैं अपन। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, v बराबर आर ओमेगा, कितनी होती है, आर ओमेगा। आर ओमेगा होती है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि v बराबर आर ओमेगा कहाँ से आ गई। चलो वो भी आपकी दूर कर देते हैं। जैसे हम नॉर्मल वेलोसिटी लेते हैं तो वो तो नॉर्मल v रहती है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल से हम सर्कुलर में आ जाते हैं, मतलब u मीन्स सर्कल में आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी ना रहकर क्या रह जाती है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। अब जैसे मान लिया ये नाभिक है, इससे यहाँ की दूरी कितनी है, r है, ये थीटा है, तो ये पहले यहाँ पे था कोई कण, और फिर यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो कुछ दूरी चला, डिस्प्लेसमेंट कुछ तो था ही, तो उसको ले लिया जैसे s। और आप लोगों को पता ही होगा, क्या पता होगा, अब ये भी मैं ही बताऊँ, एंगल बराबर क्या होता है। एंगल छोड़ो, फिर चलो आपको वैसे बता देता हूँ मैं। चाप इक्वल टू होता है रेडियस, यानी कि त्रिज्या, इनटू एंगल यानी कि कोण। चाप कितना है अपने पास, s, त्रिज्या कितनी है, r, और एंगल कितना है, थीटा। तो क्या हो गया, s बराबर r थीटा। और जैसे हम लोगों को पता है कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा r, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है, कोण में चेंज, यानी कि एंगल में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। ये ओमेगा बराबर यहाँ साइड में लिख लेना अगर पता ना हो तो।
टाइम के रेस्पेक्ट में एंगल में चेंज हो गया। अब नॉर्मल लेते हैं अपन v, अपनी वेलोसिटी, वो क्या होती है, वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में। v इक्वल टू डी एस अपॉन डेल एस। अब ये क्या होता है, एवरेज के लिए होती है, एवरेज वेलोसिटी के लिए, लेकिन अपने को तात्क्षणिक यानी कि किसी टाइम t पर चाहिए, तो किसी टाइम t पर क्या हो जाएगा, डी टी डी एस अपॉन डी टी। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। चलो कर ही देता हूँ मैं, वहाँ पे साइड में हटाऊँगा क्या, फिर यहाँ दिक्कत आएगी। तो अब s की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, g इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर थीटा। r तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, अगर उसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितनी आती है, 0। तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको ले लेते हैं 12। तो r डी थीटा अपॉन डी टी। अब थीटा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कुछ तो याद दिला रहा है, क्या याद दिला रहा है, ये। तो इसकी जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, ओमेगा। ओमेगा जैसे ही पुट करेंगे तो v अपॉन क्या हो जाएगा, r ओमेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने v अपॉन r ओमेगा क्यों लिखा, v अपॉन r ओमेगा लिख दिया। चलो यहाँ से हटाते हैं। फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संरक्षण नियम लगाते हैं, तो अब उससे क्या होगा, वही होगा जो आप लोगों को पता है पहले से ही। यहाँ लिखते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में वही जहाँ अपन ने पहले किया था, क्या, P1 इक्वल टू कोणीय संवेग संरक्षण नियम से, कोणीय संवेग संरक्षण नियम से हो गया। अब देखते हैं इसके आगे। पहले का संवेग m कैपिटल में v अपॉन b इक्वल टू m स्मॉल b और r। अब v की वैल्यू आपको पता ही है, अभी लिखी थी, r ओमेगा। तो m v b r ओमेगा m r। m से m कैंसिल आउट, v b r स्क्वायर ओमेगा। अब अपने को क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा को इधर ले लो। तो v b इक्वल टू आर स्क्वायर। और आप लोगों को पता ही है ओमेगा क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में एंगल में चेंज। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, फाई। तो इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू वी बी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, डी टी अपॉन डी फाई। तो क्या है, उल्टा कर लेते हैं इसको, डी टी अपॉन डी फाई। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर वी बी। क्या हो गया, आर स्क्वायर वी बी। तो हमें मान प्राप्त हो गया। चलो इस इक्वेशन में पुट करो ये मान। तो क्या हो गया, डेल पी इक्वल टू एफ कोस फाई आर स्क्वायर वी बी और ये डी फाई। अब आपको पता ही है एफ की पहले ही हमने पहले ही निकाल चुके हैं, कूलॉम फोर्स, कूलॉम प्रतिकर्षण फोर्स। तो वो क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, डेल पी बराबर, आगे लिखते हैं, आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं यहाँ से, ये डायग्राम भी अब बना लिया होगा आप लोगों ने, हटा देता हूँ मैं यहाँ से, थीटा बाई 2 पूरा ये यूँ, पाई माइनस थीटा बाई 2, ये भी पूरा मिटा देता हूँ, ये पूरा ही हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो f की वैल्यू पुट करेंगे अब, साथ ही में डेल पी की भी कर देते हैं। डेल पी की अपन ने निकाली थी 2, ऊपर से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत आए, 2 mv साइन थीटा बाई 2।
साइन थीटा बाई 2। और एफ की वैल्यू क्या थी अपने पास, एफ इक्वल टू अपने पास था, जैसे इधर लिख देता हूँ आपको अगर याद नहीं आ रही है तो, एफ इक्वल टू के नाभिक का आवेश जेड ई, एल्फा कोणों का आवेश 2e अपॉन आर स्क्वायर। आ गया याद? चलो लिखते हैं यहाँ का, एफ में पुट करते हैं, एफ बराबर के जेड 2 बाहर ले लेते हैं, ई मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गई किसकी वैल्यू, एफ की हो गई। कॉस फाई ऐसे कैसे, और वो जो अपना मल्टीप्लाई में आया था ना, डी आर स्क्वायर इक्वल टू वी बी, आर से आर कैंसिल आउट, और ये डी फाई ऐसे के ऐसे कैंसिल आउट। तो बचा क्या, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 से 2 ये वाला कैंसिल आउट, तो एम वी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये बाहर ले लेते हैं जो भी कांस्टेंट है, के जेड ई स्क्वायर वी बी, बचा क्या, कोस फाई और डी फाई। अब लिमिट लेते हैं इसकी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, फिर से बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये ऐसे अल्फा कण गए, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये यहाँ पे फोर्स लगा, इसके रेस्पेक्ट में हमने डेल पी इधर आया, यहाँ लिया था हमने फाई, और ये यहाँ से यहाँ तक का था पाई माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का था पाई माइनस थीटा बाई 2। हाँ, यहाँ से यहाँ तक को लेना अपन दोनों को, तो क्या करना है, यहाँ से यानी कि पाई माइनस थीटा बाई 2 से पाई माइनस थीटा बाई 2, दोनों एक ही हैं। तो चलो ले लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस, चल नहीं रहा, दूसरा लेते हैं, माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2, ये ले लिया। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे दोनों सेम ही है, फिर यहाँ पे माइनस क्यों आया। तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग, समझाता हूँ आप लोगों को, ये फोर्स है, या फोर्स अप्लाई हुआ, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में थीटा, तो हम लोग जैसे इस डायरेक्शन में ले रहे हैं थीटा को यूँ, तो ये आएगा पॉजिटिव, और अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये रहेगा पॉजिटिव। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में थीटा को यूँ ले रहे हैं, यूँ, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया है, सेम डायरेक्शन की वजह से, अपोजिट, इसकी जो अपोजिट और इसकी सेम डायरेक्शन की वजह से। तो वो आप लोग समझ ही गए होंगे। कोस फाई का क्या होता है, सबको पता है क्या, साइन फाई। तो लिखते हैं यहाँ पे एम वी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू के जेड ई आर स्क्वायर, के जेड ई आर स्क्वायर वी बी कॉस फाई, यानी कि साइन फाई। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, आप लोगों को पता ही है लिमिट कैसे सोल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस का पाई माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये दिक्कत आ गई कि सर इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो क्या होता है, ये नेगेटिव साइन है माइनस, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ए जेड स्क्वायर इक्वल टू वी बी, साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, माइनस आ जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा बाई 2। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लोग करिए, ये एज इट इज़ ऐसे कैसे ही आएगा, उतार लेना आप लोग, मैं लिख ही देता हूँ आप लोग क्या उतारेंगे। एम वी साइन थीटा बाई 2, एम वी साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे जहाँ तक पता है यहाँ तक उतारिए आप फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
अब आप लोगों को पता है जैसे साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है साइन थीटा नहीं कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। अब ये तो जब है जब पाई में से करें, अगर 90 डिग्री में से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। तो जो अपनी इक्वेशन थी, क्या थी अपनी इक्वेशन? ये उतारो फटाफट। अपनी इक्वेशन ये थी साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन पाई माइनस थीटा बाई 2। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कितना हो गया? 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसके साथ कुछ और टर्म भी थी, वो भी जोड़ देते हैं। अब कितनी थी? के जेड ई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू वी और बी 2 कॉस थीटा बाई 2 ये थी। और इसके अपोजिट में भी कुछ था, एम वी साइन थीटा बाई 2 एम वी साइन थीटा बाई 2। या मैंने छोड़ दिया तो वो सिर्फ हमने ये सॉल्व किया ये। अब इसका मान इधर रख दिया इस क्वेश्चन में, हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं? आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा साइन थीटा बाई 2। तो हम क्या करते हैं, अपन को इक्वेशन किस में लेनी है? ये बी में लानी है, मतलब बी का मान निकालना है। तो बी को उधर ले चलते हैं और ये क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एम वी ए टू वी यानी कि एम वी स्क्वायर बाई ये फिर 2 कॉस थीटा ऐसे के ऐसे। अब सब लोग जानते हैं एनर्जी क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या है अपने पास? एम वी स्क्वायर। तो इस 2 को यहाँ भेज दो, ये एम वी ऐसे कैसे। तो इसकी जगह हम लिख देंगे जैसे b इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर 2 कॉस थीटा बाई 2 और 2e, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो b बराबर क्या आ गया अपने पास? के जेड स्क्वायर ई कॉट थीटा बाई 2। ये अपने बीच क्या आ गया? संबंध आ गया किसके बीच में? थीटा के बीच में और b के बीच में। क्या था? प्रकीर्ण कोण और संगत प्राचल b, संगत प्राचल b के बीच में। तो b इक्वल टू ये हो गया। थीटा के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो b इक्वल टू ई के जेड ई स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन आ गई। ठीक है। अगर यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपकी ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।